नमस्कार दोस्तों, 16 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को साल 1945 में स्थापित किया गया। वर्ल्ड वार 2 ने कई देशों को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। भूख का डर बड़ा हो रहा था। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड वार 2 कोई छोटा सा युद्ध नहीं था। राष्ट्र ने ग्लोबल विजन के साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने के बारे में सोचा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन। समय दुनिया की पॉपुलेशन 2.5 बिलियन से थोड़ी ही कम और लगभग 1.9% प्रति वर्ष की वार्षिक दर बढ़ हो रही है। आज इस प्लेनेट पर लगभग 8 बिलियन लोग हैं और उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है। लेकिन अगर उनके पास इसे खरीदने के लिए पैसे होंगे, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस में फूड को एक्सेस करना मानवता के एक बड़े हिस्से के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जो मेल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाती है, यानी पोषण की तरफ ले जाती है। लेकिन चिंता मत कीजिए दोस्तों, फिर भी हम खुश हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज होमो सेपियंस, जिन्होंने केवल 10,000 से 12,000 साल पहले खेती सीखी थी, उनकी 2 लाख से 3 लाख साल की लंबी यात्रा में इसलिए हम इतना अधिक फूड प्रोड्यूस करने में सक्षम हुए हैं कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को खिलाया जा सकता है। यह एग्री फूड स्पेस में सक्सेस एंड इनोवेशन को दर्शाता है। अगर हम विचारधाराओं और हठधर्मिता को छोड़ देते हैं, तो साइंटिफिक नॉलेज और स्पिरिट ऑफ इनोवेशन से निर्देशित देशों ने रेगिस्तान जैसी जगह में भी पर्याप्त भोजन का उत्पादन किया है, जैसे कि इजराइल। और कई देशों को विचारधाराओं से प्रेरित होने पर भयानक परिणाम भुगतने पड़े हैं, जैसे कि चीन, जब 1958 से 1961 के दौरान चेयरमैन माओ त्से तुंग के ग्रेट लीप ऑफ फॉरवर्ड के दौरान 30 मिलियन से अधिक लोग भूखमरी से मारे गए थे। माओ चीन को एक कृषक समाज से कम्युन आधारित साम्यवादी विचारधारा की व्यवस्था में बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी परियोजना एक दयनीय विफलता, जिससे लाखों लोगों को अत्यधिक कठिनाई हुई। जियाओ पिंग ने कम्युन सिस्टम को खत्म करके चीनी कृषि में सुधार की शुरुआत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ग्रह पर दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, गरीबी को मिटाने और एक उन्नत राष्ट्र बनने के साधन के रूप में एक भारी उद्योग आधारित विकास रणनीति का सहारा लेने से भी पीड़ित था। 1960 के दशक में मध्य में लगातार 2 अनावृष्टि ने लोगों की बुनियादी खाद्य आवश्यकता पूरा करने के लिए देश को वस्तुतः घुटनों पर ला दिया। भारत को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से PL 480 खाद्य सहायता पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे जहाज से मुंह तक रखना पड़ा। हालांकि चीन की तुलना में कहीं भी भूखमरी से होने वाली मौतें नहीं। भारत ने जल्दी ही महसूस किया कि भोजन के लिए दूसरों पर इतनी निर्भरता राजनीतिक समझौते का कारण बन सकती। CIMMYT में नॉर्मन बोरलॉग और उनकी टीम और IRI में चावल में हेनरी बिचेल और गुरुदेव कुश द्वारा व्हीट की टेक्नोलॉजिकल हाई यील्डिंग वैरायटी, जैसा कि सर्वविदित है। बोरलॉग को 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन जो वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से लाखों लोगों की जान बचाने के लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है। उन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार स्थापित करने की कल्पना की, जो कुछ हद तक कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर। 1986 में वर्ल्ड फूड प्राइज स्थापित किया गया था। वर्ल्ड फूड प्राइज हर साल 16 अक्टूबर देश मोइने आयोवा के एक विशेष समारोह में दिया जाता है। समारोह में कृषि विज्ञान नीतियों और कार्यक्रमों में प्रगति दिखाने के लिए लगभग सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम पर खास ध्यान दिया जाता है। MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, गुरुदेव कुश और रतन लाल सहित भारतीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता। हाल ही में फोकस लेवल खाद्य उत्पादन बढ़ाने से पोषण और खराब मौसम से जल्दी रिकवर करने पर स्थलांतरित हो गया है। इस साल का पुरस्कार खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव के मॉडलिंग में अपनी अग्रणी कार्य के लिए टिया रोसे नजवे को दिया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए उपकरण विकसित करने से बेहतर समय कोई और नहीं हो सकता। जब जलवायु के झटके पहले से ही हाइयर फ्रीक्वेंसी और गर्मी की लहरों की तीव्रता और असामयिक बाढ़ के साथ हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा का खतरा। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर गंभीर रूप से प्रभावित होती है, वहीं पर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का 28% इमिशन मतलब उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए यह समय केवल क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज में इन्वेस्ट करने का नहीं है, बल्कि हमारी पॉलिसीज पर फिर से काम करने का है, जो कृषि के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और हमारा नेट जीरो कार्बन लक्ष्य महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है। हालांकि पूरी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करने से मानवता की सेवा कर सकते हैं और यह ग्रह अभी भी 10 बिलियन से अधिक लोगों को खिला सकता है। लेकिन
लोगों के बिहेवियर को चेंज करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए हमें ऐसे पॉलिसीज पर काम करना होगा जो लोगों को अपने काम करने के तरीकों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करे, चाहे वह एग्रीकल्चर फील्ड में या किसी अन्य क्षेत्र में। आज पॉलिसीज और टेक्नोलॉजीज के बीच समन्वय की कमी प्रतीत होती है। यह भारत के लिए सही समय है और एग्री रिसर्च और डेवलपमेंट एजुकेशन पर अपने खर्च को डबल और इवन ट्रिपल करना चाहिए। वर्तमान में यह केंद्र और राज्यों के लिए कृषि जीडीपी का लगभग 0.6% हो जाता है। इसे कम से कम 1% के बीच बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल तभी भारत एडवर्स क्लाइमेट चेंज की स्थिति में भी भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी बीच इस वर्ल्ड फूड डे पर आइए हम इस ग्रह को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के साथ लोगों की खाने की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपना 100% देंगे। और पूरे विश्व की ओर से हमारे सारे शेतकरी बंधुओं मनपूर्वक धन्यवाद।